हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये कहता है कि कंप्यूटर क्या है। जैसे कि हमारा जो दुनिया है वो चेंज हो रहा है, तो हमारी आवश्यकताएं भी चेंज हो रही हैं। तो जब हमारी आवश्यकताएं चेंज हो रही हैं तो फिर कंप्यूटर के रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। इसमें क्या है, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर होता है, वो भी एक नहीं, एक से ज्यादा हार्डवेयर होते हैं। बहुत ही पावरफुल होता है और कठिन से कठिन काम को कर लेता है। लेकिन ये क्या है, हार्डवेयर सिर्फ हार्डवेयर की वजह से ही कोई भी काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक मशीन है और मशीन ही होता है। जब तक मशीन को हम कोई भी काम करने को नहीं कहेंगे या कोई भी काम उससे करवाएंगे नहीं, तब तक वो उस काम को नहीं करता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? कंप्यूटर के लिए हम होने चाहिए और इसके साथ साथ और भी कोई दूसरा चीज होना चाहिए, और वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर जो है सिर्फ वो एक मशीन है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो क्या होगा, वो कोई भी वर्क नहीं करेगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला गोल होता है, प्राइमरी गोल होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बना देना कि वो सुविधाजनक उसका इस्तेमाल किया जाए। और उसका सेकेंडरी गोल होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं वो क्या हो, वो सही तरीके से उसके हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाए। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल, यही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल्स ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उन सबको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ये कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है? एक होता है आपका हार्डवेयर। ठीक है, द हार्डवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम, द एप्लीकेशन, प्रोग्राम, रूटीन्स, जितने भी जैसे हार्डवेयर जितने होते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि खुद एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। एप्लीकेशन, प्रोग्राम, रूटीन्स जैसे कंपाइलर, लिंकर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ये सब जो प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम के, वो भी क्या है? कंपोनेंट हैं। इसको भी कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ह्यूमनवेयर, यूजर भी जो होता है, यूजर और सिस्टम का इंटरफेस कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब दोनों का कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। तो ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम का ही कंपोनेंट हुआ, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर को दोनों को इंटरेक्ट कराता है। फिर नेक्स्ट है हमारे की हार्डवेयर। जैसे कि हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो भी पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, ये क्या करते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं और यूजर, दोनों को कम्युनिकेट कराना, दोनों को इंटरफेस कराना, ये किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है और इसी का यूज किया जाता है। तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स को और यूजर प्रोग्राम्स को बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ कुछ सर्विसेज का नाम दिया गया है, जिसको हम नीचे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम को फाइनल करने का काम, प्रोग्राम को
मतलब कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसको ख़त्म करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। चाहे वो कंप्यूटर के सिस्टम प्रोग्राम्स हो, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन सब का काम हो, या फिर अगर कोई भी यूज़र कोई प्रोग्राम दिया है उसी को कंप्लीट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट होता है हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट, कौन सा इनपुट क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस, कौन सा आउटपुट डिवाइस क्या काम कर रहा है, ये सारा भी, इन सबको भी हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे अब कोई भी इनपुट आ रहा है माउस के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो वो कैसे आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है ये देखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद किस आउटपुट डिवाइस में, मतलब अब हमें आउटपुट देना है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, किस टाइप का आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उनको भी हैंडल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट होता है मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे कौन सी फाइल स्टोर की जा रही है, ठीक है, कौन सी फाइल स्टोर हो रहा है, हार्ड डिस्क में कि फ्लैश ड्राइव में, या कहाँ पे कौन सी फाइलें स्टोर की जाएगी, ये भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको देखता है कि कहाँ पे कौन सी फाइल स्टोर हो रही है। तो ये सारा काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी वर्क कंप्यूटर में नहीं हो सकता है। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। अब कोई अगर कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पे भी कोई भी पार्ट में अगर एरर आता है, ठीक है, उसको चेक करना, उसको हैंडल करना, मतलब उसको सही तरीके से उसका यूज हो किसी भी सिस्टम का, ठीक है, किसी भी पार्ट का सही तरीके से यूज हो। अगर उसमें एरर आ जाता है उसको चेक करके उसको सही करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिसोर्स एलोकेशन, इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कौन सा रिसोर्स, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा संसाधन है, क्या क्या है और कौन कौन सा काम वो करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम आपको बता देते हैं, जैसे कोई भी चीजें होती, कोई भी फाइल होती है, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स होते हैं, वो प्रिंट होना है, तो कब और कैसे, कौन सी फाइल कब होगी, प्रिंट कैसे होगा, ये सारा काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें देखता है कि सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं है, सब कुछ अपने काम को कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या है, इसमें है कि ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कौन जगह पे क्या क्या कामें हो रही हैं, कहीं कोई गलतियां तो नहीं हो रही है, इन सबको चेक करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन सबको सुरक्षित रखना, इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। वो क्या करता है, वो देखता है कि सारी मशीन्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन जो है वो सही है, मतलब सुरक्षित हैं, और मशीनें भी जो हैं वो सुरक्षित हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई भी मशीन यूज किया जा रहा है तो वो क्या हो गया है, वो कुछ गलत या कुछ खराब हो गया तो उसको भी करेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब कि इसमें क्या होता है, जब वो ओवरलोड हो जाता है, काम का अगर ओवरलोड हो जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन काम जो होता है सबका काम एक ही जैसा होता है, ठीक है, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, लेकिन सभी काम एक जैसे करेंगे, और जो प्रोग्रामर होते हैं उनके सुविधा अनुसार वो काम करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो कौन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कर्नल और सेल। कर्नल और सेल में क्या होता है, कर्नल का काम होता है वो क्या करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है, मतलब कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको इंटरेक्ट कौन कराता है, कर्नल कराता है। और सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंटरेक्ट विद द यूजर, और वो यूजर से इंटरेक्ट
कराता है। तो यहाँ पे हो गया ना कि कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में जो इंटरेक्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, कर्नल और शेल। हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराया जाता है कर्नल के थ्रू, और शेल को यूजर को इंटरेक्ट कराया जाता है शेल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी कमांड अगर यूजर को दिया जाता है, यूजर के थ्रू कोई भी कमांड दिया जाता है, तो उस कमांड्स को वो कर्नल शेल जो होता है वो कर्नल को देता है। ठीक है, फिर कर्नल के थ्रू वो वर्क होता है। तो ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस चैप्टर में हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे विंडो 7। ठीक है, नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या नीड है, ठीक है, क्या क्या उसकी जरूरतें हैं। तो हार्डवेयर, इसके पहले ही हमने आपको बताया हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर सिर्फ एक मशीन है और वो कुछ नहीं है, लेकिन वो मशीन वर्क कब करेगा, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही वो मशीन वर्क करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक आवर सेक्रेटरी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सेक्रेटरी की तरह होता है। जैसे बॉस ने कोई भी ऑर्डर सेक्रेटरी को दे दिया तो वो उस काम को करेगा। अब वो खुद डिसाइड करेगा कि कब, कैसे और किस तरह से उस काम को करना है। उसको सिर्फ ऑर्डर या रिक्वेस्ट मिल गया, उसके बाद वो उस काम को खुद करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को मान लेता है, तो फिर वो अपने तरीके से उस काम को करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा बना देता है कि सुविधाजनक उसका इस्तेमाल किया जाए, और हार्डवेयर जो होते हैं उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मतलब वो वर्क उस तरीके से करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में, ठीक है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्ट कराता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। अब ये कैसे होता है, फैसिलिटेट कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर। अब यहाँ पे जो हार्डवेयर्स होते हैं वो हार्डवेयर्स क्या हो, वो हार्डवेयर्स मतलब जितने भी जो हार्डवेयर्स होते हैं उनका सुविधाजनक तक फैसिलिटी पहुंच जाए। तो इसके लिए क्या होता है, यूजर को जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, वो उन सारे हार्डवेयर्स को कंप्यूटर में इंटरेक्ट करता है, जिससे कि यूजर को जो जो भी चीजें चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को देख के उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके। फिर नेक्स्ट होता है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम की जो भी रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे CPU हुआ, मेमोरी हुआ, ये सब जो होते हैं इन सब के परफॉर्मेंस, इन सब को मैनेज करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जो कि इम्प्रूव करता रहता है हर समय। ठीक है, उसकी हर चीज जो है वो ढंग से और तरीके से काम कर सके। प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ सिस्टम में क्या होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखता है कि जो प्रोग्राम्स, जो डेटा प्रोग्राम्स यूजर के थ्रू सिस्टम में किए जा रहे हैं वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, उन सबको भी चेक करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब वो उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एम्यूलेट फीचर नॉट अवेलेबल इन हार्डवेयर सच एज। तो क्या होता है कि जब जैसे भी फीचर्स अगर कंप्यूटर को चाहिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि क्या कौन सी ये कब उसको वर्चुअल मेमोरी, जैसे कि जो और मेमोरी एक्स्ट्रा स्टोरेज जो मेमोरी लगाए जाते हैं एक्सटर्नल, उनको वर्चुअल मेमोरी होते हैं। तो वो देखता है कि कब कौन सा डेटा वर्चुअल मेमोरी में चाहिए। ठीक है, जब कोई वर्चुअल मेमोरी लग जाता है, कोई एक्सटर्नल मेमोरी लग जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि ये मेमोरी लग चुका है। अब डेटा जो होता है वो उसमें ट्रांसफॉर्म करने को तैयार कर देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम शेल एंड कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के शेल एंड कर्नल के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट कराता है, कौन सा काम कैसे करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का
वर्क होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, शेल और कर्नेल। शेल क्या करता है, यूजर से इंटरेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी शेल का है और हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्नेल को है। तो अब शेल क्या करता है, यूजर से कमांड और इंस्ट्रक्शंस को जब लेता है तो उसको वो ट्रांसलेट करता है, किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है और ये जो ट्रांसलेटेड कमांड होता है वो कर्नेल को दे देता है। फिर कर्नेल क्या होता है, कर्नेल जो होता है ये कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है। इसका क्या काम होता है, ये जो भी डेटा, कमांड या इंस्ट्रक्शंस जो शेल के थ्रू दिया गया है उसको हार्डवेयर तक पहुंचाना, सीपीयू मेमोरी तक पहुंचाना, जो भी काम रहेगा, जो सीपीयू मेमोरी हार्डवेयर का काम रहेगा वो उस काम को करेंगे, उसके वर्क को करते हैं जो यूजर को चाहिए। फिर वो क्या करता है, ये कर्नल जो होता है, कर्नल का यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो कई काम को करता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इंटरप्ट एंड इवेंट हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, टाइमर मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम। इन सब को देखता कौन है, कर्नेल दिखता है, ठीक है। क्योंकि शेल का काम तो हो गया कि शेल ने यूज़र से कमांड या इंस्ट्रक्शंस को लिया, उसके बाद उसको ट्रांसलेट कर दिया मशीन लैंग्वेज में और फिर उसके आगे ये सारा काम उसको प्रोसेस करना, ठीक है, उसको प्रोसेस करना मेमोरी में कि टाइमर, उसका फाइल, सब कुछ उसको मैनेज करना, किस डिवाइस के थ्रू हो उनका, ये सारा काम जो होता है अब कर्नेल का आता है, जो कि वो हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है। तो अब ये सारे काम जो होता है वो कर्नेल करता है। तो इन सब मॉड्यूल्स, मतलब एक सिंगल मॉड्यूल जो होता है अगर इन सब काम को करता है तो उसको बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नेल। अब यहाँ पे ये जो कई काम होते हैं, अगर कोई एक मॉड्यूल करता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मोनोलिथिक कर्नेल। लेकिन जब यही काम अलग अलग सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे कि अलग अलग सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे कि कोई फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर हो गया, जब अलग अलग काम करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं, सिंगल मॉड्यूल को बोलते हैं माइक्रो कर्नेल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या काम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं 3 कैटेगराइज में उसको डिवाइड किया जाता है, एसेंशियल फंक्शन, मॉनिटरिंग फंक्शन, सर्विस फंक्शन। एसेंशियल फंक्शन का काम क्या होता है कि कंप्यूटर में क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको देखते हैं, एसेंशियल फंक्शन, ठीक है। मॉनिटरिंग फंक्शन क्या करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन आई है उन सबको कलेक्ट करना और फिर उसको देखना, ठीक है, उसकी निगरानी करना, मॉनिटरिंग फंक्शन का काम होता है। सर्विस फंक्शन क्या होता है, जो भी सर्विस चाहिए, किसी भी प्रोग्राम के थ्रू जो भी सर्विस यूजर को चाहिए, किसी भी हार्डवेयर को थ्रू, उसको ये सर्विस फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कुछ और फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, क्या होते हैं, जैसे प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्रोसेसर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है, प्रोसेसिंग या प्रोसेसर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, अब वो क्या हुआ, सीपीयू का काम होगा प्रोसेसिंग करने का, ठीक है, कई प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस जो रन होते हैं उन सबको काम करने का जिम्मेदारी किसकी होती है, सीपीयू को होती है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग करता है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि क्या हो रहा है, कौन सा काम किसके थ्रू हो रहा है वो देखता है, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अब जब यूजर ने अगर कोई भी प्रोग्राम दिया है, वो प्रोग्राम हो गया है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है, तो अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू ये देखता है। तो प्रोसेसर मैनेजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क होता है। नेक्स्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शन हो जाता है मेमोरी मैनेजमेंट का, कि कौन सी मेमोरी में क्या क्या प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ठीक है, जब वहाँ रन हो के प्रोग्राम उसमें स्टोर हो गए हैं, ठीक है, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, तो अब वहाँ से
क्या होगा, प्रोग्राम को यूज़र के पास भेज दिया जाता है मेमोरी से। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट जो होता है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है। नेक्स्ट होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में डेटा को स्टोर करना, ठीक है, डेटा को स्टोर करना, अब उसको स्टोर करना एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में या फिर इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में, ये सब फाइल मैनेजमेंट का वर्क होता है। कौन सी फाइल, कौन सा डेटा उसको स्टोर किया जाए, ठीक है। और ये भी एक जिम्मेदारी होती है कि कोई स्टोरेज डिवाइस जो होता है उससे फिर वापस डेटा को अगर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है तो उसका भी यह फाइल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि स्टोरेज डिवाइस के थ्रू डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में रिट्रीव किया जाए। नेक्स्ट होता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? अब डिवाइस मैनेजमेंट का वर्क ये होता है कि कौन कौन सी डिवाइस, जैसे वो देखता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट डिवाइस है, वो उसको हैंडल करना, उसको देखना कि इनपुट डिवाइस से डेटा जो है वो आए हैं, ठीक है, फिर उसको सही से किस आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसको भेजना, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट का काम होता है। नेक्स्ट होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के थ्रू क्या होता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट कराना, ये किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो यूज़र इंटरफेस में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्या होगा, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट कराने का काम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरेक्ट कराता है। तो जैसे कि अलग अलग डिवाइस, जो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो मदरबोर्ड हो, ठीक है, चाहे वो सीपीयू हो, या फिर जो आउटसाइड जो बाहर से डिवाइस लगाए जाते हैं उनको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो उन सब डिवाइसेस का यूज़ होता है, ठीक है। अलग अलग डिवाइस का जो होता है अलग अलग काम होता है। जैसे कि कोई भी अलग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। हर डिवाइस जब भी आते हैं, जैसे हम कोई भी, जैसे कि सीपीयू हो, ये यूएसबी स्टिक हुआ जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है, ब्लूटूथ होता है, ठीक है, जो हमारा प्रिंटर होता है, इन सबको इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं हम, इंस्टॉल करने से पहले कुछ सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ये स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं इन्हीं को डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। तो बिना इनके क्या होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, बिना इन सॉफ्टवेयर के कोई भी जैसे कि हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस होता है, वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो इस स्पेशल सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। ये इन्हीं के हेल्प से क्या होता है, हम और भी डिवाइस को कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं रहेगा, ये स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं रहेंगे, तो हम अपना कोई भी और भी डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डिवाइस ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी है। वाई डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर क्यों? देखिए, बिना डिवाइस ड्राइवर के कोई भी जैसे कि हमारा स्टोरेज डिवाइस हो गया या कोई भी हमारा फाइल, जैसे कि हमें अपने फाइल को प्रिंट करना है तो प्रिंटर को भी तो इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इंस्टॉल जब हम करेंगे अपने कंप्यूटर से, जब उसको कम्युनिकेट कराएंगे, तभी क्या होगा, तभी हमारे फाइल्स जो होंगे वो प्रिंट आउट होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हर काम को कर देता है, ठीक है, लेकिन ओवरलोड ना हो, काम का ज़्यादा उस पर भार ना हो, इसके लिए डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कर लेगा लेकिन उस पर काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, जिससे कि काम का लोड ऑपरेटिंग सिस्टम पर न पड़े। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो काम है वो अपना काम करते रहे। इसके अलावा जैसे कोई भी डिवाइस को हम कंप्यूटर में कम्युनिकेट कराते हैं, जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई भी मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो उसको स्कैन करना, उसको इंस्टॉल करने के लिए
किसकी ज़रूरत होती है? डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अगर वो न रहता तो ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम जो होता बहुत ज़्यादा पड़ जाता, ओवरलोड हो जाता, इसलिए डिवाइस ड्राइवर होता है। और इससे क्या होता है कि डिवाइस ड्राइवर न रहने की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता वो काम को करता बहुत ज़्यादा, बहुत ही कठिन हो जाता, बहुत ही उसको कठिनाई हो जाता इस काम को करने के लिए, इसलिए डिवाइस ड्राइवर का लगना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ही समय में एक ही यूज़र जो होगा एक ही काम को करेगा। ठीक है, ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सो ओनली वन यूज़र कैन बी सपोर्टेड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम एक ही यूज़र जो होगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकता है। अब यहाँ भी इसके दो सब कैटेगराइज होते हैं, एक सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ही समय में एक ही इंसान जो होगा एक ही एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक ही एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा एक समय में और उसी को रन कराएगा, जैसे कि मोबाइल्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, ये हो गए इसके एग्जांपल। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिंगल यूज़र जो होता है एक से ज़्यादा कई एप्लीकेशंस को रन करा सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा कई एप्लीकेशंस को रन कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट, अ वीडियो, इंटरनेट ब्राउजिंग, इन लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, इनके थ्रू जैसे कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई म्यूजिक भी सुन सकते हैं, तो यहाँ पे एक समय में एक से ज़्यादा वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे जो सिंगल प्रोग्राम हम लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे, सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा यूज़र इसको सपोर्ट करेंगे और एक से ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम्स को किया जा सकता है। मतलब अभी तक हम ऊपर पढ़े थे एक ही यूज़र एक समय में एक ही यूज़र एक ही प्रोग्राम को रन कराएगा, एक समय में एक ही यूज़र एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कराएगा। अब मल्टी प्रोग्राम में देखेंगे कि एक से ज़्यादा यूज़र एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन करा सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब CPU के पास कोई भी काम आता है, कोई भी इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट आता है, तो CPU उस काम को करता है। अगर फर्स्ट वाले इनपुट आउटपुट में कुछ भी अगर लेट होता है और उसके पास दूसरा रिक्वेस्ट आ गया, तो उसको वो क्या करेगा? वेटिंग करा देगा और दूसरे रिक्वेस्ट का काम करना शुरू कर देगा। और जब इसका काम कर देगा तब जिस फर्स्ट वाले को जो वेटिंग कराया था उसका फिर उसके प्रोग्राम को रन करेगा। ये होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब CPU क्या करेगा? अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा कि एक जो है उसको लेट हो रहा है, कोई भी इनपुट आउटपुट आने में लेट हो रहा है तो उसका वो वेट करे, दूसरा रिक्वेस्ट आ गया है लेकिन उसका वो वेट करे, ऐसा नहीं है। वो अपने टाइम को शेयर कर देता है। जब तक अगर उसको लेट हो रहा है फर्स्ट वाले को, तो अगर दूसरे का रिक्वेस्ट आ गया उसको वो उसका काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अपने टाइम को शेयर करता है। इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। इसमें क्या होता है? इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे जॉब्स को, यहाँ पे इनके काम को फिक्स कर दिया जाता है कि इतने समय तक ये काम को करना है। तो सिस्टम जो होता है, सिस्टम परफॉर्मेंस जैसा रहता है, ठीक है, वहाँ से पहले से ही उसको मापा जाता है कि कौन सा काम कितने देर में करेगा। तो यहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वहाँ पे फिक्स हो जाता है, तो कोई भी सिस्टम जो होता है वो अपने काम को उतने देर में ख़त्म कर देते हैं। ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे कई प्रोसेसर, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेसर, मतलब यहाँ पे ओवरलोड ना हो काम का, ठीक है, ओवरलोड ना हो काम का। यहाँ पे कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यहाँ पे होता है, मतलब अलग अलग प्रोसेसर उसमें रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, कंप्यूटर वर्क करता है। तो कंप्यूटर का काम का ओवरलोड ना हो, इसमें मल्टी प्रोसेसर, मतलब यहाँ पे कई सीपीयू जो होते हैं काम कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कंप्यूटर में हम काम करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओवरलोड हो रहा है तो हम दूसरे में ट्रांसफॉर्म करके हम काम को कर सकते हैं। ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ओवरलोड, यहाँ काम का लोड होने की वजह से यहाँ पे कई सर्वर्स होते हैं, तो यहाँ पे काम जब ओवरलोड हो जाता है, काम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे कई यूजर्स होते हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है काम को करने के लिए। तो सबको अपना अलग अलग काम दे दिया जाता है और वो अपने अलग अलग काम को करते हैं। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऊपर की जितने भी कैटेगरीज हम पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो टाइप्स पढ़े थे, जो कि यूज़र और हार्डवेयर को इंटरेक्ट कराने के लिए इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इंटरफेस। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।